बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे माया की चंद अहम खसूसियात। यानी माया की जो चंद अहम खसूसियात होती हैं वो हम पढ़ेंगे, उसको तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। माया की खसूसियात हम सबसे पहले पढ़ते हैं माया हालत। माया हालत क्या होती है? माया हालत उसकी खसूसियात क्या होती है? माया का ख़ास वालियम होता है, यानी माया जो होता है उसका वालियम जो होता है वो मखसूस होता है, लेकिन इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। माया का वालियम ख़ास होता है लेकिन माया की मखसूस शक्ल नहीं होती। माया को जिस बर्तन में डाला जाता है ये इसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये था माया की जो प्रॉपर्टी के माया होता क्या है। माया एक ऐसा मादा होता है जिसका वालियम मखसूस होता है लेकिन उसकी शक्ल नहीं होती। माया को जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हम इस हालत को माया कहते हैं। अब हम माया की जो अहम खसूसियात हैं वो हम पढ़ते हैं कि अहम खसूसियात में पहले हम पढ़ते हैं एवेपोरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन। तो ये माया की एक ख़ास खसूसियत है एवेपोरेशन। इसके अलावा और भी खसूसियत हैं लेकिन यहाँ पर हम एवेपोरेशन को डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन कैसे होती है। तो एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन जो होती है किसी माया का वेपर्स में तब्दील होने के अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। किसी माया का वेपर्स में तब्दील होने के अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी है, वाटर है, तो वाटर जो होता है जिसको हम देखते हैं कि ऐसा ऐसा बुखारात बनकर यानी वेपर्स बनकर हवा में उड़ जाता है, तो इस अमल को हम एवेपोरेशन कहते हैं। किसी माया का वेपर्स में तब्दील होने के अमल को एवेपोरेशन कहते हैं, यानी माया का बुखारात बनकर हवा में उड़ जाना, ये एवेपोरेशन कहलाता है। एवेपोरेशन कहते हैं कि एक एंडोथर्मिक अमल है। एंडोथर्मिक एक ऐसा होता है जिसमें हरारत जो होती है वो जज़ब होती है। एंडो का मतलब होता है हरारत को अंदर लेके जाना। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है। एवेपोरेशन के दौरान एवेपोरेशन जब होती है तो हरारत जो होती है वो जज़ब होती है, यानी लिक्विड के अंदर जो हरारत है वो जज़ब होगी। एवेपोरेशन के दौरान में हरारत जो होती है वो क्या होगी? जज़ब होती है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है, ये एवेपोरेशन की एक खसूसियत है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है जिसका मतलब है कि इस अमल में हरारत क्या होती है? जज़ब होती है। हरारत जज़ब होगी तो एवेपोरेशन होती है। जब पानी के एक मोल को माया हालत से वेपर में तब्दील किया जाता है तो 40.7 किलो जॉल एनर्जी जो होती है वो जज़ब होती है। यानी पानी का एक मोल है हमारे पास, तो उसको हमने बुखारात में तब्दील करना है। तब्दील करने के लिए हम उसको 40.7 किलो जॉल जो एनर्जी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये है कि 40.7 किलो जॉल हीट हम पानी को देंगे। जब 40.7 किलो जॉल जो हीट है वो पानी में जज़ब हो जाएगी तो पानी क्या करेगा? वेपर बनकर हवा में उड़ जाएगा। तो ये था एवेपोरेशन। एक मोल माया को वेपर में तब्दील करने के लिए 40.7 किलो जॉल एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर में भी बाज़ दफ़ा सवाल आ सकता है कि एक मोल पानी को वेपर में तब्दील करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी। तो हम कहेंगे कि 40.7 किलो जॉल एनर्जी दरकार होती है एक मोल पानी को वेपर में तब्दील करने के लिए, बुखारात में तब्दील करने के लिए एनर्जी। तो ये था एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है। अब हम बढ़ते हैं एवेपोरेशन का जो अमल है वो किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है, एवेपोरेशन कैसी होती है। एवेपोरेशन का अमल हम पढ़ते हैं। माया हालत में मालिक्यूल मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। यानी माया हालत में जो मालिक्यूल होते हैं वो मुसलसल क्या करते हैं? मालिक्यूल मुसलसल हरकत में होते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मालिक्यूल में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मालिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मालिक्यूल्स औस काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद मालिक्यूल्स की एनर्जी औस से ज़्यादा होती है। ऐसे मालिक्यूल जिनकी औस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। तो ये था एवेपोरेशन का अमल। एवेपोरेशन के अमल को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वो हम इस तरह से करेंगे कि एवेपोरेशन में क्या होता है कि एवेपोरेशन में जब हमारे पास एक बर्तन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, तो बीकर के अंदर हमने पानी डाला हुआ है, तो पानी के ये जो ड्रॉप्स हैं
पानी के जो मालिक्यूल यहाँ पर हमने बनाए हैं, पानी के मालिक्यूल में हर मालिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है और हर मालिक्यूल मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, और हर मालिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है और हर मालिक्यूल जो होता है वो अपनी एनर्जी के मुताबिक घूम रहा है, भाग रहा है बर्तन के अंदर। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादातर जो मालिक्यूल होते हैं उनमें औसत काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़्यादातर जो मालिक्यूल होते हैं उसमें क्या होती है, औसत काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन ऐसे मालिक्यूल जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो औसत से ज़्यादा होती है, तो वो औसत से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो मालिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला जो मालिक्यूल है इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो औसत से ज़्यादा है। औसत से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला मालिक्यूल ये यहाँ से सरफेस के ऊपर आएगा और सरफेस के ऊपर आकर ये यहाँ से मूव कर जाएगा, हवा में ये उड़ जाएगा। और औसत से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला मालिक्यूल ये बुखारात बनकर उड़ जाता है और पीछे जो मालिक्यूल रह जाते हैं उनका फिर आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है, और जिस मालिक्यूल के पास औसत से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसकी अगर औसत से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो ये बुखारात बनकर उड़ जाएगा। और इस तरह एवेपोरेशन का जो अमल है वो वाक़ होता है। मालिक्यूल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जिस मालिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी औसत से ज़्यादा होती है वो मालिक्यूल सरफेस के ऊपर आता है और वहाँ से ये बुखारात बनकर उड़ जाता है। इस तरह एवेपोरेशन का अमल जो होता है वो होता है। माया हालत में मालिक्यूल मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन तमाम मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मालिक्यूल्स औसत काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादातर मालिक्यूल क्या करते हैं, औसत काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद मालिक्यूल्स की एनर्जी औसत से ज़्यादा होती है। ऐसे मालिक्यूल जिनकी औसत काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। एवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर पर होता रहता है। ये भी एक बहुत ख़ास बात है कि एवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर पर होता है। एवेपोरेशन की रफ्तार और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी एवेपोरेशन की रफ्तार और टेम्परेचर मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन की रफ्तार जो होती है वो बढ़ जाती है। तो एवेपोरेशन की रफ्तार और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होता है, जिससे एवेपोरेशन में भी इजाफा होता है। तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर में इजाफा होता है, जिससे एवेपोरेशन में भी इजाफा होता है। तो एवेपोरेशन जो होता है मुसलसल अमल है, यह हर टेम्परेचर के ऊपर जारी रहता है। लेकिन होता ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन की मकदार ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर थोड़ा होगा तो एवेपोरेशन जो होती है वो थोड़ी होती है, लेकिन एवेपोरेशन जारी और सारी रहती है, एवेपोरेशन रुकती नहीं है, एवेपोरेशन का अमल होता रहता है। एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल है। ये भी बहुत मशहूर सवाल है। एवेपोरेशन जो होता है ये ठंडक पैदा करने वाला अमल है। एवेपोरेशन जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल्स वेपर्स बनकर निकल जाते हैं तो बाकी मालिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल जब वेपर बनकर क्या करते हैं, निकल जाते हैं, तो बाकी मालिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए माया के मालिक्यूल गिरदोनवा से एनर्जी जज़ब करते हैं। नतीजे के तौर पर गिरदोनवा का टेम्परेचर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक कमरे में पानी का जो घड़ा होता है वो रखा हुआ है, तो घड़े में से जब पानी के बुखारात वो बनकर निकलते रहते हैं और जो टेम्परेचर है वो कमरे का वो डाउन, हमें ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो पानी अपने अंदर जज़ब कर रहा है और वहाँ से बुखारात बनकर पानी जो है वो निकल रहा है। इस तरह गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो कमरे का थोड़ा किया जा सकता है। हम ठंडक महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम हथेली पर पेट्रोल का कतरा डालते हैं तो पेट्रोल वेपर बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। कहते हैं हथेली के ऊपर पेट्रोल का कतरा रखें तो जो पेट्रोल है वो वेपर बनकर उड़ जाता है और पीछे हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इस तरह एवेपोरेशन जो होती है वो ठंडक पैदा करने वाला अमल है। ये पेपर में बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत मशहूर सवाल है कि एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल है कैसे। इसको हम यूँ बयान करेंगे कि जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल जो हैं वो बुखारात बनकर निकल जाते हैं तो पीछे जो मालिक्यूल बच जाते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो थोड़ी होती है, यानी उनका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए
गिरदोनवा से जो हरारत है उसको जज़ब कर लेते हैं, जिससे गिरदोनवा का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हम क्या करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम हथेली के ऊपर पेट्रोल का कतरा रखते हैं तो पेट्रोल जो है वेपर बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। इस तरह जो एवेपोरेशन है वो ठंडक पैदा करने वाला अमल है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। एवेपोरेशन का इन्हिसार मंदरजा ज़ैल फैक्टर पर होता है, यानी एवेपोरेशन का इन्हिसार किन किन बातों पर होता है, तो हम यहाँ पर 3 बातें पढ़ेंगे। एवेपोरेशन का जो इन्हिसार है वो मंदरजा ज़ैल फैक्टर पर होता है। पहला फैक्टर है सतही रकबा। सतही रकबा कहते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है उसको हम सतही रकबा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बर्तन है, इसका भी सतही रकबा है। एक हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब जैसा बर्तन है, एक इसका भी सतही रकबा है। सतही रकबा कहते हैं इस एरिया को हम सतही रकबा कहेंगे। ये वाला जो एरिया है इसको हम सतही रकबा कहते हैं और इसका भी जो सतही रकबा है वो ये सतह का जो रकबा है उसको हम सतही रकबा कहेंगे। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ का ये जो बर्तन है खुले मुँह वाला, इसका सतही रकबा ज़्यादा है, इसका सतही रकबा वो थोड़ा है। तो ये है सतही रकबा। एवेपोरेशन एक सतही अमल है। एवेपोरेशन क्या है? एक सतही अमल है, यानी सरफेस सतह के ऊपर से होता है। जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा, यानी जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा उतना ही एवेपोरेशन का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ होगा। मतलब ये है कि इसकी जो एवेपोरेशन यहाँ से ज़्यादा होगी और यहाँ से जो एवेपोरेशन है वो कम होगी। तो सतही रकबा जितना ज़्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल भी इतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए जो पिर्च इस्तेमाल की जाती है, अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए पिर्च इस्तेमाल की जाती है। ये इसलिए होता है कि आपके छोटे सतही रकबा की निस्बत पिर्च के बड़े रकबे में ज़्यादा वेपर्स बनते हैं और चाय जो होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसलिए तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सतही रकबा जो होता है उसका एवेपोरेशन में कितना किरदार है। जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा एवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा। मिसाल उसने दी है कि जो पिर्च है उसका सतही रकबा ज़्यादा होता है बनिस्बत कप से, तो इसलिए पिर्च के ऊपर जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि पिर्च का सतही रकबा ज़्यादा है और वहाँ से एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। दूसरा जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर पर एवेपोरेशन की शरह तेज़ होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन भी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटर मालिकुलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और वो तेज़ी से वेपर बन जाते हैं। तो ये था टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो एवेपोरेशन पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटर मालिकुलर फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और तेज़ी से वेपर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है। गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है बनिस्बत बहुत ठंडे पानी वाले बर्तन से। इसकी वजह यह है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर में तब्दील हो जाता है। तो ये मिसाल है कि टेम्परेचर कहते हैं कि गर्म पानी वाला जो बर्तन होता है उसकी जो पानी की सतह है वो जल्दी कम हो जाती है, जबकि जो ठंडे पानी वाला बर्तन होता है उसमें पानी की जो सतह है वो जल्दी कम नहीं होती, वो उतनी की उतनी ही रहती है, क्योंकि उसमें एवेपोरेशन थोड़ी होती है और गर्म पानी वाले बर्तन में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। तीसरा है यहाँ पर इंटरमालिकुलर फोर्सेस का भी बहुत बड़ा अहम किरदार है। इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो माया के मालिक्यूल को वेपर में तब्दील होने में दुश्वारी होगी। इंटरमालिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा होंगी तो मालिक्यूल को वेपर में तब्दील होने के लिए क्या होगी? दुश्वारी होगी, मुश्किल पेश आएगी। मिसाल के तौर पर पानी में इंटरमालिकुलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा होती है, तो पानी जो होता है वो इतनी जल्दी बुखारात नहीं बनता जितनी जल्दी से पेट्रोल बुखारात बन जाता है। इसलिए पेट्रोल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर में तब्दील हो जाता है। तो ये 3 बातें थी जिन पर जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, जो एवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है, वो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। हमने यहाँ पर वो तीनों बातें पढ़ी हैं। हमने पहले पढ़ा था सतही रकबा, फिर हमने टेम्परेचर पढ़ा और टेम्परेचर के बाद हमने इंटरमालिकुलर फोर्सेस पढ़ी। तो उम्मीद है कि जो हमने एक बहुत ही अहम खसूसियत जो थी लिक्विड की वो हमने पढ़ी है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।